हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिया था। स्टूडेंट्स काफी कम थे, आज भी वैसे तो काफी कम दिख रहे हैं। तो नाउ नेक्स्ट हम लेंगे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो क्या होते हैं। ये ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे, नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। नेचर कैसा है? तो प्रॉपर्टी which depend upon number of particles only are called colligative property। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो हम चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point, depression in freezing point, इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। यस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो यूज होंगे, दैट्स व्हाई हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट थोड़ा रिवाइज कराया पहले।
नो अमोघ, ऐसा नहीं है, दीज आर डिफरेंट। ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के ही हैं। हो गया सबका? और देखो, जैसा हमने बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पर डिसोसिएशन वगैरह हो सकता है, इसलिए वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और एग्जांपल हमने कुछ बता दिए। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर फेज, डिटेलिंग ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, बट जैसा हम बता रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर डिसोसिएशन वगैरह हो जाएगा।
तो ऐसे केस में हम वेंट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। वेंट ऑफ फैक्टर, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो ये क्या होता है? तो ये होता है फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, तो इस टाइप से आई डिफाइन है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आई पे डिपेंड करता है। तो फाइनल या फिर ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय इनिशियल थियोरेटिकल या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग टाइप से उसको डिफाइन किया जा सकता है। फाइनल वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, या एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं। और इनिशियली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको इनिशियली या थियोरेटिकल, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। ओके, इसी टाइप से आई को इन टर्म्स ऑफ मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जो वेंट ऑफ फैक्टर है इसको इन टर्म्स ऑफ मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर सकते हैं। ओबीएस मतलब ऑब्जर्व। राउट्स लो बताएंगे, टेंशन न लो, राउट्स लो भी बताएंगे। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो आई इज इक्वल टू, वहां पर उल्टा होता है, इनिशियल थियोरेटिकल नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय फाइनल ऑब्जर्व एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब जो सॉरी आई इवेंट ऑफ फैक्टर, ये इनिशियल बाय फाइनल डिफाइन होता है। बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में फाइनल बाय इनिशियल में डिफाइन होता है। ओके, तो इवेंट ऑफ फैक्टर है। अब ये निकालते कैसे इवेंट ऑफ फैक्टर, वो भी एग्जांपल बताएंगे, पहले ये लिख लो।
Okay, so तो देखो आई कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ फैक्टर। तो पहले हम एसोसिएशन वाला केस ले लेते हैं। एसोसिएशन में कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही रहेगा वैसे। तो जैसे हमारे पास ये है ए एन गिव्स एन ए, ठीक है। तो इनिशियल हम अगर 1 मोल ले लें, इनिशियल मोल हमारे पास 1 है और इसके 0 है। अब इसका मान लो अब 1 है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं? ए एन का मान लो अल्फा रिएक्ट हुआ, ओके। तो फाइनल कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा, ओके। और प्रोडक्ट के कितने बनेंगे? 1:n रेशियो है ना, तो प्रोडक्ट के कितने बनेंगे? एन अल्फा, ओके। प्रोडक्ट के कितने बनेंगे? एन अल्फा। तो अभी हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो गए अभी? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो व्हाट इज आई? आई क्या था यार? आई जो है हमारे पास क्या है? फाइनल मोल्स या फाइनल नंबर पार्टिकल डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, ओके। तो फाइनल बाय इनिशियल अगर हम करेंगे तो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय इनिशियल इज 1। ऑब्वियसली ये क्या हो गया? ये हमारे पास आई हो गया, ओके। अब कोई एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं N2O4 का। N2, ओके। सो व्हाट इज आई? आई इज फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। तो फाइनल इज 1 प्लस अल्फा और इनिशियल इज 1, मतलब 1 प्लस अल्फा हो गया ना आई, ओके। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं? आई निकाल, ओके। क्लियर है? तो इस टाइप से हम क्या निकाल, सॉरी ये दिस वाज डिसोसिएशन, मैंने गलती से एसोसिएशन लिख लिया। दिस वाज डिसोसिएशन, ओके। डिसोसिएट हो रहा है ना यहाँ पर, तो दिस वाज डिसोसिएशन।
हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो नाउ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिया एग्जांपल NaCl का। तो NaCl गिव्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इनिशियल 1 0 0, देन अल्फा रिएक्ट किया तो ये कितना बनेगा? अल्फा अल्फा बनेगा। तो व्हाट इज एन टोटल? इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। ओके, तो आई क्या हो गया? आई इज फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल। फाइनल बोल हमारे पास 1 प्लस अल्फा आया और इनिशियल हमने 1 लिया। ओके, सो दैट इज 1 प्लस अल्फा। अब अगर यहाँ पर अल्फा जो है 1 हो गया, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 मतलब 100% डिसोसिएशन। तो अगर 100% डिसोसिएशन आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? यहाँ पर 2 हो जाएगी क्या? आई यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। तो अल्फा को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो गई। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? अगर हम 100% डिसोसिएशन लें जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है, तो हम ये डायरेक्ट देख सकते हैं कि यार 1 से कितना बनता है। ठीक है, NaCl का 1 से देखो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना। तो डायरेक्ट आई हो सकता है, मतलब फॉर्मूला देख के हम बता सकते हैं कि आई क्या आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो CaCl2 जो है, अब उसमें कितना आएगा आई बताओ? एक CaCl2 से कितने आई आएंगे, मतलब कितने पार्टिकल आएंगे? एक Ca का और 2 Cl के आएंगे, नहीं आएंगे? तो इसका आई क्या होगा? 3 हो जाएगा। ओके, AlCl3 की अगर हम बात करेंगे तो एक AlCl3 से कितने आएंगे? 4 आएंगे। एक Al का पार्टिकल आएगा और 3 Cl के पार्टिकल, है ना। तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस में कितने आएंगे? 3 Ca के आएंगे और 2 PO4 के आएंगे। तो कितना हो गया आई? आई की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि वो जब आयन आयोनाइज होगा या डिसोसिएट होगा तो कितने आयन मिल रहे हैं। ठीक है, एक कंपाउंड से हमारे पास कितने आयन आ रहे हैं, वही नंबर ऑफ मतलब पार्टिकल्स हो जाएंगे। फाइनली हम बोल सकते हैं वही हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर हम ले K4FeCN6, और इधर ना आए पैरा दे निशान लगाते हैं।
हेलो, आवाज आ रही है? ओके। सो K4FeC and 6 ये जो है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसका आई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट का एक आयन आएगा और 4 आयन के आएंगे। दैट्स वाई इसका जो आई है ये हमारे पास क्या रहता है, इसका आई जो है 5। ओके। तो इस टाइप से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में डायरेक्टली आई बता सकते हैं कंपाउंड देख, ठीक है। या फिर रिएक्शन लिखो एंड देन अल्फा के टर्म्स में सोल्व करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ना वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर एक तो ये इसका आयन आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का एक आयन आएगा और 4 आयन के आएगा। ओके, सो टोटल कितने आयन हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्लियर है? ये स्क्वायर ब्रैकेट के लिए एक ही कंसिडर करना।
हो गया सबका? ना एसोसिएशन का देख लेते हैं। तो एसोसिएशन में उल्टा है, मतलब वहां पर क्या है, हमारे पास इस टाइप से एसोसिएट होंगे। ठीक है, सो इनिशियली हमने 1 लिया, इसका 0। देन फाइनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा अल्फा ऑब्वियसली, तो इसमें से अल्फा रिएक्ट करा देंगे। तो ये कितना बनेगा, देखो n:1 का रेशियो है ना, n से 1 बनता है तो अल्फा रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, अल्फा बाय n बनेगा। ओके, सो n टोटल क्या हो गया अभी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। ओके, so what is I? I is final number of particles divided by initial number of particles. That is 1 minus alpha plus alpha by n. ओके, सो अगर हम कोई एग्जांपल यहाँ पर लें, जैसे मान लो 2a gives 8 2, तो इसका इनिशियल 1, ये 0, देन अल्फा रिएक्ट किया तो कितना बनेगा, देखो 2:1 का रेशियो है ना, तो कितना बनेगा, अल्फा बाई 2 बनेगा। सो एन टोटल क्या होगा अभी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस अल्फा बाई 2। ओके, सो आई क्या आ गया, आई इज फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज 1 माइनस अल्फा बाई 2। अगर यहाँ पर हम 100% एसोसिएशन माने तो बोलता इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू क्या होगा इस केस में, आई की वैल्यू क्या होगा इस केस में, 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस हाफ ना, तो कितना आ गया, हाफ आ गया ना। ओके, तो यहाँ पर भी तुम डायरेक्ट देख सकते हो, अगर हमारे पास अल्फा 1 है तो हम डायरेक्टली देखो क्या बता सकते हैं, देखो 2 से बनता है 1, तो 1 से कितना बनेगा, हाफ बनेगा ना। तो बेसिकली आई क्या है कि यार एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल आ रहे हैं। ओके, आई क्या है, चाहे एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन, तुम्हें ये देखना है कि एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 1 बन रहा है तो 1 से हाफ बनेगा। ओके, तो पूरा अगर 100% डिसोसिएशन है तो हम देख सकते हैं आई की वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, ये डाइमर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, डाइमर। ऐसे ही अगर हम ट्राइमर की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो हम बात करें 3a gives a3, तो ये ट्राइमर बन रहा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से बनता है 1, तो 1 से कितना बनेगा, 1/3 ना, तो इसका आई आ जाएगा 1/3 अगर हम अल्फा 1 लेंगे। ओके, इसी टाइप से 4 गिव्स, मतलब 4a gives a4 टाइप हमारे पास कोई रिएक्शन है अगर, तो यहाँ पर 4 से 1 बनता है तो 1 से क्या बनेगा, ठीक है, 4 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 1/4 ना, तो इसका आई क्या होगा, 1/4। क्लियर है, तो ये बेसिकली टेट्रामर आ। ओके, तो इस टाइप से हम एसोसिएशन के केस में आई निकाल पाएंगे। ओके, अगर अल्फा मतलब पूरा एसोसिएशन नहीं है देन ऑब्वियसली अल्फा के टर्म्स में कर लो, लेकिन अगर हम 100% एसोसिएशन मान रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अल्फा की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो तुम्हें डायरेक्ट ये देखना है कि 1 से कितना बन रहा है। ओके, 1 से कितना बन रहा है। यस, हमने बाद में एंड में जो आई बताया वो अल्फा इक्वल टू 1 के लिए बताया। ठीक है, अगर अल्फा 1 नहीं है देन ऑब्वियसली अल्फा का कॉन्सेप्ट यूज करके निकालो।
हो गया सबका? ओके, सो अब फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 16 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 16। शुभ, बुकलेट ऑलरेडी ग्रुप पे सेंड किया है मैंने लास्ट लेक्चर में। आया आंसर किसी का? तो देखो यहाँ पर CaNO3 होल ट्वाइस है। तो CaNO3 होल ट्वाइस will give Ca2 positive plus twice NO3 negative। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास 1 है, ये 0 0, देन अल्फा रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा? अल्फा N2 अल्फा। तो N टोटल कितना हो गया? इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 1 प्लस 2 अल्फा आ गया। आई की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा है। क्यों? क्योंकि N टोटल जो है अपने पास 1 प्लस 2 अल्फा है फाइनल, और इनिशियल 1 है, तो इट इज 1 प्लस 2 अल्फा। नाउ आई जो है वो क्या होना चाहिए? आई हमारे पास मॉलिक्यूलर मास वाले फॉर्मूले से क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में आई क्या होता था? इनिशियल बाय फाइनल ना, या इनिशियल बाय फाइनल को हम ऑब्वियसली थ्योरेटिकल डिवाइड बाय
एक्सपेरिमेंटल या थियोरेटिकल बाय ऑब्जर्व वगैरह भी बोल सकते हैं। तो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेटेड वाला जो लिखा है वो थियोरेटिकल है, इट इज 164 डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल वाला जो है या ऑब्जर्व वाला जो है वो 65.4 है। ठीक है, सो दिस इज आई। नाउ इसको इक्वेट कर देंगे हम 1+2 अल्फा के, तो क्या आएगा ये, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो आई जो है वो 2.5 आ रहा है। ओके, आई की वैल्यू क्या आ रही है, 2.5। तो यहाँ से अल्फा जो है ये हमारे पास आ जाता है 0.75। ओके, अल्फा की जो वैल्यू है क्या आ जाती है, 0.75 आ जाती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनेशन क्या हो गया, 0.75 हो गया। तो ये हो गया वेंट ऑफ फैक्टर। नाउ हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, एंड फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो जल्दी। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस होता है अपने पास फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, तो इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से करो, किधर, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन to higher concentration solution through a semi-permeable membrane ठीक है, through a semi-permeable membrane, ब्रैकेट में लिख सकते हो SPM is called osmosis। ठीक है, so osmosis क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना किधर से किधर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन साइड, किसके थ्रू, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक साइड सॉल्वेंट है, दूसरी साइड सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन साइड फ्लो कर जाएगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं और फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, या तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉरी लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन साइड सॉल्वेंट फ्लो करे, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू
सॉल्यूशन साइड फ्लो करे। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड में जस्ट क्या है सॉल्वेंट है, दूसरी साइड में सॉल्यूशन। तो फिर ऐसे केस में सॉल्वेंट जो है किधर से किधर जाएगा, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड जाएगा। ठीक है, तो वो भी ऑस्मोसिस होगा। तो दिस इज ऑस्मोसिस। लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का? ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। देखो, तो हमारे पास जैसे एक वेसल है, उसमें ये हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिस इज एसपीएम, और इसके दोनों साइड अलग अलग का सॉल्यूशन है। एक साइड में हमारे पास 0.1 मोलार NH3 सॉल्यूशन, और दूसरी साइड में है मान लो 0.01 मोलार CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब CuSO4 जो है वो NH3 से कंबाइन होता है, NH3 सॉल्यूशन से कंबाइन होता है, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका कलर क्या है, ब्लू। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि विच साइड ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। ठीक है, विच साइड दिस ब्लू कलर, दिस ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। बताओ, ये जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा या राइट साइड? रोहन, बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि सर कैन यू लीव अस एट 120। यार 120 बहुत जल्दी है। आई विल ट्राई टू लीव यू अर्ली, बट 120 नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में भी जल्दी छोड़ दिया, तो आज भी बोल रहे हो जल्दी छोड़ दो।
नो रोहन, दूसरा रोहन है, तुम नहीं हो। अमोक बोल रहा है कि आज कोई एग्जाम नहीं है, तो वो बोल रहा है आज केमिस्ट्री एग्जाम है। वो बोल रहा था कि आज केमिस्ट्री एग्जाम, इसलिए जल्दी छोड़ दो। फाइव पीएम नहीं है, एसपीएम है वो, 5 PM नहीं है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो काफी लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा या NH3 साइड में फॉर्म होगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स वॉन्ट फॉर्म। क्यों बताओ? क्योंकि यार फ्लो कौन होगा? फ्लो कौन होगा? सॉल्वेंट फ्लो होगा ना। फ्लो कौन होगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के एक्वा सॉल्यूशन तो फोर थोड़ी फ्लो करके आएगा, ऑब्वियसली फ्लो ऐसे कुछ होगा, है ना। ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। सो राइट साइड से लेफ्ट साइड में हमारे पास फ्लो के आएगा, लेकिन वो क्या आएगा? CuSO4 नहीं आएगा, वो आएगा सॉल्वेंट, मतलब वाटर। तो वाटर आएगा तो वाटर NH3 के साथ जाएगा, ना कि CuSO4। समझा ही नहीं आया? ओके। सो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि क्या फ्लो होगा? सॉल्वेंट फ्लो होगा, ना कि CuSO। ओके, समझा ही नहीं आया? तो फ्लो ऑफ H2O टेक्स प्लेस, ठीक है। H2O जो है उसका फ्लो होगा, ना कि CuSO4 का। विनायक, what is osmosis? It is flow of solvent particles from lower concentration solution से higher concentration solution। तो यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कौन है? 0.01 मोलार CuSO4, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला है, और हायर वाला 0.1 मोलार है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल मतलब एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर पार्टिकल, तो इस टाइप से वाटर फ्लो होके आएगा। ये रिएक्शन कब होती है विनायक? ये रिएक्शन होती है जब CuSO4 और NH3 एक दूसरे के साथ मिक्स होते या कंबाइन होते। बट यहाँ पर CuSO4 तो राइट साइड में बना रहेगा और NH3 लेफ्ट साइड में बना रहेगा, ये आपस में कभी मिक्स होंगे ही नहीं, क्योंकि फ्लो के क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है, ना कि CuSO4। समझाया?
क्लियर है सबको? चले आगे। ओके, नाउ देखो, मतलब CSO4 से NH3 साइड हमारे पास फ्लो कौन होके आएगा? वाटर फ्लो होके आएगा। तो जिस प्रेशर से वो फ्लो होके आ रहा है उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिस प्रेशर से वो फ्लो के आएगा उस प्रेशर को क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे बोलने का एक तरीका ये हो रहा है कि हम इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड में कितना प्रेशर अप्लाई करें कि ऑस्मोसिस ना हो। ओके, हम कितना प्रेशर अप्लाई करें कि ऑस्मोसिस ना हो? तो ऑब्वियसली कितना अप्लाई करेंगे? जितने प्रेशर से आ रहा है उतना ही प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा ना। ओके, सो बेसिकली जिस प्रेशर से ये सॉल्वेंट फ्लो के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड on higher concentration solution side to stop osmosis is called osmotic pressure। ठीक है, यस दैट इज पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि हम ये जो ऐसे फ्लो के आ रहा है अपने पास वाटर, इसके अगेंस्ट कितना प्रेशर हम अब इधर से अप्लाई करें हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड कि ऑस्मोसिस बंद हो जाए? ऑब्वियसली कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा?
जितने प्रेशर से आ रहा है उतना अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितने प्रेशर से सॉल्वेंट फ्लो के आ रहा है वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओके, तो अब देखो, अगर हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिए तो इस टाइप से हमारे पास फ्लो के आ रहा था सॉल्वेंट, और इधर हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दिया, फिर क्या होगा? अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? तो ऑब्वियसली फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। फिर सॉल्वेंट जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड चला जाएगा। ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, जो कि आरओ में यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस मींस आरओ। ओके, तो जो वाटर प्यूरिफायर वगैरह है उसमें वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, सो इफ प्रेशर अप्लाइड, वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? नहीं ना? ओके ठीक है। विनायक बोल रहा है यस। राहिल बोल रहा है बीच में हुआ था। सतीश बोल रहा है यस। आई डोंट नो। अभी नहीं है ना? अभी क्लियर है ना? ओके, सो इफ प्रेशर अप्लाइड is greater than osmotic pressure, then solvent starts flowing from higher concentration side to lower concentration side. It is called reverse osmosis. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। अरे वहां पर भी आरओ, आरओ एक वाटर प्यूरिफायर में बहुत सारे होते हैं ना वाटर प्यूरिफायर वाले। कुछ कुछ वाटर प्यूरिफायर में क्या होता है, आरओ होता है। ओके, तो आरओ जो है वो क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। हर वाटर प्यूरिफायर में आरओ नहीं होता है। मैक्सिमम वाटर प्यूरिफायर क्या करते हैं, कार्बन फिल्टर वगैरह रखते हैं। ठीक है, वो सब रहता है। बट कुछ कुछ वाटर प्यूरिफायर में क्या होता है, आरओ होता है। यूवी फिल्टर होते हैं, कार्बन फिल्टर होते हैं, ऐसे तीन चार फिल्टर रहते हैं। बट आरओ जो है कुछ कुछ वाटर प्यूरिफायर में ही रहता है। इम्प्योरिटी है ना यार, एक साइड में बोल सकता हूँ इम्प्योरिटी है, एक साइड पानी है ना? तो पानी जो है वो किधर से किधर जाता है, ज्यादा पानी से इम्प्योरिटी साइड चला जाता है वो।
लिख लिया सबने? सॉल्वेंट पार्टिकल पास इसलिए होता है क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज जो है कम रहता है साइज। जो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा उसका साइज जो है सॉल्वेंट से कम रहेगा ना, सॉरी सॉल्यूट से कम रहेगा। लिख लिया सबने? ना देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए इक्वेशन जो है वो क्या है, तो ये इक्वेशन दिया था वेंटॉप ने। तो अकॉर्डिंग टू वेंटॉप, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है मतलब पाई जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन को सी ले लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर तो ऑब्वियसली टी हो गया एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन को सी ले लेते हैं। ठीक है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोल देंगे एस। एस लिख देंगे उसको। एस इज आइडियल आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसकी जो वैल्यू है ये क्या होती है, तो इट इज 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यू एक्चुअली क्या हुई है, तो आर हो गई ना यार, ये वैल्यू तो आर आर के इक्वली आ गई ना। वैसे आर क्या होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट है ना। तो बट ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हम इसको एस लिख दिए, बट वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आर के इक्वल आ रही है, तो इसको आर ही लिख देते, वैल्यू तो सेम आ रही है ना। तो हमारे पास पाई का फॉर्मूला आ गया सी आर टी। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, सी इंटू आर इंटू टी। क्लियर सभी को? तो सी यहाँ पर मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, आर ऑब्वियसली आइडियल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट हो गया, और टी टेम्परेचर हो गया। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो सी रहेगा टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, हम बोल सकते हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट हैं उन सभी का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो हियर सी इज
टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, जितने भी सॉल्यूट्स हैं सबका कॉन्सेंट्रेशन। हो सकता है हमारे पास सॉल्यूशन में 3-4 सॉल्यूट हो तो सबका कॉन्सेंट्रेशन हम ऐड कर देंगे। ओके, सो ये फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे। यस अनुभव, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई है। लिख लिया सबने? नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन आ सकता है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो एक होगा आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है इसमें क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ओके, तो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जिन सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। इसके अलावा हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है। सो ये क्या है, ये ऑब्वियसली जब हमारे पास प्रेशर अलग अलग होगा ऑस्मोटिक प्रेशर तब, तो इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड से ज्यादा, देन फर्स्ट सॉल्यूशन is hypertonic with respect to second, and second solution is hypotonic with respect to first, ठीक है। तो जिसका ज्यादा प्रेशर है वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इस टाइप से हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हैं।
हो गया सबका? चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.1 molar urea solution at 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन पर यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो क्या हो। तो देखो इजी है, पाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी। तो सी क्या है, सी 0.1 है, आर की वैल्यू 0.0821 है या 1/12 ले लो एंड मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट 30/12, या हम बोल सकते हैं 2.5। ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर 2.46 वगैरह होगा शायद। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन। डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.1 molar of NaCl solution at 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन का 300 केल्विन पर।
ओके सो देखो कुछ लोग बोल रहे हैं सर सेम वैल्यू आएगी क्योंकि आपने सेम वैल्यू दे दी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो लास्ट टाइम यूरिया था, इट वाज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो वो ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। ये NaCl है, ये हमारे पास डिसोसिएट हो जाएगा तो एक NaCl दो आई मतलब दो पार्टिकल देगा, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो याद है हमने क्या बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, क्या फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय इनिशियल इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये डिसोसिएट नहीं होता तो आंसर 2.5 आता, बट ये डिसोसिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई टाइम्स ऑफ इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखो ऐसे केस में फॉर्मूला यूज करो, पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्मूला, ओके, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, ये इंक्लूडिंग आई हो गया। तो पाई यहाँ पर क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या है यार NaCl के लिए, आई की वैल्यू 2 है ना, इसके अलावा C क्या है, अगर हमें कुछ दिया नहीं है कि 100% डिसोसिएशन है या नहीं है तो हम ऑब्वियसली 100% डिसोसिएशन मानते हैं। तो NaCl का आई क्या होता है, 2 होता है। C जो है वो क्या आएगा, यस राइल, फॉर इलेक्ट्रोलाइट वी हैव टू यूज ICRT, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो उसके लिए तो I1 रहता है, उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट वहां पर आई की वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे, ठीक है। तो यूरिया ग्लूकोज वगैरह या सुक्रोज वगैरह इन सब का आई क्या रहता है, 1 रहता है, ओके। तो पाई क्या हो गया, आई इज 2 इंटू सी ऑब्वियसली 0.1 इंटू आर की वैल्यू 1/12 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 5 ATM। क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास हो गया है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दैट्स इट, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। काफी लोग रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि सर जल्दी छोड़ दो, तो छोड़ देते हैं। सो होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें हमने लास्ट टाइम 10 तक दे दिया था, नाउ 11 to 39, ओके, आज का होमवर्क है 11 to 39। सो लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे। बाय। यस रोहन, मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। वाई वी हैव यूज्ड मॉडिफाइड फॉर्मूला, क्योंकि NaCl है, ओके, एंड NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर नंबर पार्टिकल चेंज हो जाएंगे ना, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। याद है आई क्या था, इट वाज फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय इनिशियल, इनिशियल मतलब विदाउट डिसोसिएशन एंड फाइनल मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, ओके। सो फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आई टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल वाज CRT एंड देन आई टाइम्स किया, ओके। सो मॉडिफाइड हमारे पास ICRT आ गया। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं, बाय।